हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस समझने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस समझना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंड्स या फिर जिसको आप बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। Kinds of prospectus. According to Companies Act 2013, there are 4 types of prospectus: shell prospectus, Section 31; red herring prospectus, Section 32; abridged prospectus, एंड फोर्थ इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब आपके यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं ना प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे आपके कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल 4 टाइप के यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका शेल्फ, दूसरा आता है आपका रेड हेयरिंग, थर्ड आता है आपका एब्रिज्ड, फोर्थ आता है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो आइए हम इनको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है। Provision related to shelf prospectus have been discussed under Section 31 of the Companies Act 2013. Shelf prospectus is a single prospectus for multiple security or class of a security. अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में यहाँ पे सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। शेल्फ प्रोस्पेक्टर एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो एक सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है और ये आपका मल्टीपल सिक्योरिटीज़ के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे इशू करना पड़ता है। या तो आपकी मल्टीपल सिक्योरिटीज़ हो गए या फिर क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ हो गया, तो उन सभी के लिए आपको सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टस यहाँ पे इशू करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम शेल्फ। When a shell prospectus is issued, then the issuer does not need to issue a separate prospectus for each offering. He can offer and sell without issuing a further prospectus. तो अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जब भी हम शेल प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं ना, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा इशूअर होता है ना, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि उसको एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि शेल प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये खुद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। शेल प्रोस्पेक्टर अगर हमने वहाँ पे इशू कर दिया है ना, तो इसके अंदर इशूअर को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि वो फिर से यहाँ पे एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे इशू करे। अगर उसको कोई भी ऑफ़र करना है या सेल करना है सिक्योरिटीज़ को, तो वो उसमें वहाँ पर उसका अंदर मेंशन हो जाता है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज़ 1 ईयर। तो अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर आपने शेल प्रोस्पेक्टस एक बार इशू कर दिया, उसके बाद में आप अगर फिर से शेयर और डिबेंचर की वहाँ पे लेकर आ रहे हो, तो आप लेकर आ सकते हो। तो ये आप कितने टाइम तक ऐसे कर सकते हो सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस से? तो ये आता है आपका 1 साल का इसका टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है। द वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट विद द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफर। तो इसकी जो वैलिडिटी स्टार्ट होती है ना, ये आपकी तब से स्टार्ट हो जाती है जब आपने यहाँ पे बिजनेस अपना शुरू किया होता है। जब भी आपका बिजनेस का फॉर्मेशन होता है या उसका कमेंसमेंट वहाँ पे स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफर का, तो उसी टाइम से उसको वहाँ पे फर्स्ट ईयर का वहाँ पे टाइम पीरियड उसका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका द कंपनी दैट इज़ फिलिंग अप शेल प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू फिल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब जो आपका शेल प्रोस्पेक्टस होता है ना, कंपनी अगर इसको फिल करती है ना, तो इसको फिल करने से पहले जब भी वो इसको करती है तो कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को भी वहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जैसे कंपनी के अंदर कोई भी न्यू चार्जेस आ गए तो वो कितने होंगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर आपकी कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन है अगर वो चेंज हो रही है, फर्स्ट ऑफर से लेकर आपका कोई और से पहले वाला ऑफर है, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट है तो वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर ये कैरी करता है। सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कुछ भी आपका कोई भी आपके चेंजेस आते हैं ना, तो वो सब आपके कौन इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर वो सभी बातें वहाँ पे मेंशन होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और शेल प्रोस्पेक्टर को अगर हम साथ में मिला देते हैं, तो तब जाके आपका बनता है प्रोस्पेक्टस। तो ये था आपका फर्स्ट शेल प्रोस्पेक्टस। इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट आता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। Provisions related to red herring prospectus have been discussed under Section 32 of the Companies Act 2013. अब ये जो आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं ना, इसके जितने भी आपके प्रोविजंस हैं ना, वो आपके सेक्शन 32 कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टर विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयर इन। अब जो आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये आपके वो टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसके अंदर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर आप कितना प्राइस रखोगे किसी शेयर का या उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन ये कैरी नहीं करता है।
A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus. अगर कोई कंपनी है वो प्रपोज कर रही है, कोई भी ऑफर्स लेकर आ रही है या कोई सिक्योरिटीज़ वहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ऑफर लेकर आ रही है, तो उसको वहाँ पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वहाँ पे इशू कर देगी, तो भी उसका जो काम है वो चल जाएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर बस क्या होता है, आपका जो प्राइस और क्वांटिटी होती है ना वो वहाँ पे मेंशन नहीं की होती, और अगर बाद में जब कंपनी जो होती है प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, उन दोनों के अंदर कोई भी वेरिएशन होते हैं, तो कंपनीज़ की यहाँ पे ड्यूटी होती है कि वो उसको हाईलाइट वहाँ पे करें। Company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer. तो जब भी कोई कंपनी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिस्ट लेकर आती है या फिर कोई ऑफर लेकर आती है, तो कोई भी ऑफर लाने से पहले वो सबसे पहले क्या करेगी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को वहाँ पे इशू करेगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ये उसको 3 दिन पहले वहाँ पे उसको सबमिट करनी पड़ेगी। किसके पास में, जो आपका रजिस्ट्रार है उसके पास में जाके उसको वहाँ पे सबमिट करके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 3 दिन का जो टाइम है वो गिवन है। A red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to a prospectus. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर भी आपके सेम इंफॉर्मेशन और ये सेम ऑब्लिगेशन से कैरी करता है जो भी आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेबल है। एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर एंड द प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज अ वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस। अब जो ये आपका रेड हेरिंग होता है ना और जो आपका होता है प्रोस्पेक्टस, अब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस ये देखने को मिलता है, रेड हेरिंग के अंदर आपका प्राइस और क्वांटिटी ये मेंशन नहीं है, और जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता है। रेड हेरिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और जो आपके प्रोस्पेक्टस होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जितने भी वो इश्यूज लेकर आएगा, जितने शेयर्स वो आने वाले टाइम में करेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर ज़्यादा वेरिएशन होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो कंपनी को वहाँ पे हाईलाइट करके वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इट इज़ यूज फॉर बुक बिल्डिंग, तो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम बुक बिल्डिंग का कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को वहाँ पे इशू कर देते हैं। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोविजन रिलेटेड टू एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 33। तो ये जो आपका एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, इसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 33 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच अ सेलिएंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। अब इसके अंदर ये आपका वो मेमोरेंडम होता है जिसके अंदर वो सभी सेलिएंट फीचर्स जो होते हैं ना आपके प्रोस्पेक्टस के, और जो भी आपका सेबी की गाइडलाइंस होती है ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके जो सेलिएंट फीचर हो गए वो सब मेमोरेंडम ये जो होता है कंटेन करता है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। It contain all the information of the prospectus in brief so that it should be convenient and quick for an investor to know all the useful information in short. अब इसके अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है, ये जो प्रोस्पेक्टस होता है इसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन होती है, और ये आपके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होती है, और बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन को रीड करना है तो ये उसको ईजिली रीड करके वहाँ पे आगे कोई डिसीजन उसको लेना है तो वो देख सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट पे उस पर प्रिसाइज वे में वहाँ पे बताया गया होता है। Section 33 of the Act provide that no form of application, share application, shall be issued unless such form is accompanied by abridged prospectus. अब सेक्शन 33 के अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर कोई भी ऐसी जो आपकी शेयर एप्लीकेशन आ रही है ना उसके अंदर शैल बी इशूड, उसके अंदर आपके एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये आपका इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, जो भी आपके शेयर एप्लीकेशन से जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है ना वो सभी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोविजन रिलेटेड टू डीम्ड प्रोस्पेक्टर हैव बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो होता है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टर, इसका मतलब होता है आपका सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है ये आपका कंपनीज एक्ट के अंदर। प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी टू ऑफर सिक्योरिटी फॉर अ सेल टू द पब्लिक अलॉट और एग्री टू अलॉट सिक्योरिटीज, द डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस थ्रू विच द ऑफर इज मेड टू द पब्लिक फॉर सेल। जब भी आप पब्लिक के लिए अपने यहाँ पर पब्लिक के लिए ऑफरिंग निकालते हैं तो इसके अंदर जो कंपनीज होती है ना जो ऑफ़र करती है सिक्योरिटीज़ को, जब भी वो सेल कर रही होती है
पब्लिक के लिए, तो उसके अंदर वो सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो अलॉटमेंट की हो गई, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की हो गई, तो वो सभी वहाँ पे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर वहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि कितने ऑफर्स वो लेकर आएगी, कि पब्लिक सेल के लिए कितने वहाँ पर अवेलेबल है। इट इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स लाइक, अब इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट आता है, जैसे कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है कि इतने ऑफर जो है वो सेल के अंदर है, ये पब्लिक के लिए है, या अलॉटमेंट यहाँ पे कर सकती है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का, तो ये एडवर्टीजमेंट के डॉक्यूमेंट की फॉर्म में निकालती है, नोटिस की फॉर्म में निकालते हैं, पैम्पलेट्स की फॉर्म में निकालते हैं, सर्कुलर, नोटिस और एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट ऑफर सिक्योरिटी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द परचेज। तो जब भी पब्लिक को यहाँ पे सब्सक्राइब करना होता है परचेज के लिए, तो वो क्या करती है, इस टाइप के शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर देती है। तो ये था आपका फोर्थ डीम्ड प्रोस्पेक्टर। इसी के साथ में आपका टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपकी वीडियो जो है यहाँ पे प्रोस्पेक्टस की वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में हमारी एक टॉपिक और रहता है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।